हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बॉबी लेक्चर्स। भैया मैं बॉबी सैनी आपका स्वागत करता हूँ बॉबी सैनी लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा। अगर दोस्तों नहीं पता चला तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कूलम्ब का नियम। दोस्तों कूलम्ब का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि आज का जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों जो वीडियो होगी वो क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटिव होगी और साथ ही आज की इस वीडियो का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। दोस्तों पार्ट नंबर 3 में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कूलम्ब का नियम। तो दोस्तों अगर आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो को देखकर अगर आप कोई सा भी बंदा, कोई सा भी भाई, कोई सी भी बहन अगर नू कह दे कि भैया हमें आज ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मेरे प्यारे साथियों बता देना बहुत बारीकी से आज कूलम्ब का नियम हम आपको सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बस आपसे एक ही हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे प्यारे साथियों अगर आप नए हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बीएसएल को आप जितना बच्चों का परिवार बनाएंगे आपको बीएसएल उतना ही लाभ देगा। भाई आपके लिए वो कंटेंट इकट्ठा करा जा रहा है और फिजिक्स के देखो रोज की वीडियो अपलोड की जाएगी अब डेली। वो भैया बाई दिन हो जाता है कि जो वीडियो नहीं बन पाती है, बिजली की प्रॉब्लम हो जाती है तो बाया जी दिन वीडियो नहीं बन पाती है। दोस्तों इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ कर माफी मांगते हैं। तो अब यहाँ देखो गौर करो भाई, आज का टॉपिक क्या है, कूलम्ब का नियम। और इससे पहले जो पार्ट नंबर 2 था उसमें हमने आवेश के बारे में हर पॉइंट डिस्कस किया था। तो मैं मेरे प्यारे साथों उसी से रिलेटिव एक पॉइंट आपसे पूछने वाला हूँ। पूछ सकता हूँ नहीं? मुझे बता दो क्या मैं आपसे एक पॉइंट पूछ सकता हूँ नहीं? भाई मैंने आपको इतना सारा कंसेप्ट कल भी सिखाया था, तो क्या मैं आपसे एक पॉइंट सीख सकता हूँ नहीं? तो एक मैंने छोटा सा पेज लिया और उस पर मुझे एक सवाल का आंसर बता दो जरा कि भाई जो आवेश होता है, आवेश इसकी बीमा क्या होती है, आवेश जो होता है इसकी बीमा क्या होती है। जितने भी बच्चे इस सवाल का आंसर मुझे फटाक से दे देंगे कमेंट सेक्शन में अंदर कि आवेश की बीमा क्या होती है। अब यहाँ मेरे प्यारे साथियों गौर करो भाई, टॉपिक क्या है, कूलम्ब का नियम। तो कूलम्ब का नियम टॉपिक क्या है आज, कूलम्ब का नियम। तो यहाँ समझो कि आखिरकार क्या था नियम। तो देखो कूलम्ब का नियम टॉपिक बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो एकदम बारीकी से सीखेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ देखो गौर करो, सब बच्चे यहाँ गौर करोगे। तो जैसे मान लो अब देखो कैसा क्या होता है ना, तो जैसे भाई आपने क्लास 11th में जो अध्ययन किया था तो उसमें आपने एक जो आपका चैप्टर था गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड चैप्टर, तो उसमें आपने पढ़ा था कि भाई जो जैसे कि दो मान लो द्रव्यमान होते हैं कि यो m1 द्रव्यमान यो m2 द्रव्यमान अगर एक दूसरे से 8 दूरी पर रखे होते हैं तो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, जो कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेटिव आया था। ये टॉपिक आपने क्लास 11th में अध्ययन ऑलरेडी कर रखा था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो भाई कूलम्ब का नियम करेंगे, तो कूलम्ब का नियम भी ठीक इसी जैसा होता है। तो कुछ जैसा क्या कि मान लो एक आवेश हमारा यहाँ रखा है, भाई एक आवेश हमारा यहाँ रखा है Q1 या Q2 और एक आवेश हमारा यहाँ रखा है जिसको बोलेंगे हम Q1। मेरे प्यारे साथियों यहाँ गौर देते रहो बस कि मान लो एक आवेश यहाँ Q1 रखा है और एक यहाँ आवेश हमारा Q2 रखा है। दोनों आवेश हमारे पॉजिटिव है, भाई दोनों आवेश हमारे धनात्मक है, पॉजिटिव है। और भैया इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी होगी कुछ, भाई दो आवेश रखे हैं, जैसा अगर मैंने बोला कि बॉबी भाई यहाँ बैठे हैं और आप बच्चे यहाँ बैठे, तो हम दोनों के बीच की थोड़ी बहुत तो दूरी होगी। तो इसी प्रकार क्या है कि भाई दो आवेश है, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2, दोनों आवेश पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, प्रतिकर्षित करेंगे। जब आवेश पॉजिटिव होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं और जब प्रतिकर्षित करेंगे तब इनमें क्या होगा, एक दूसरे को देखकर ये दूर भागेंगे। भाई जैसा आपने चुंबक देखी होगी, चुंबक, तो चुंबक में क्या होता है कि अगर दोनों प्लस प्लस वाले सिरे होते हैं तो वे पास ना आकर देखो नू नू चलते हैं, परंतु अगर यूं ही माइनस का सिरा है
यू अगर माइनस का सिरा और यू प्लस का तो दोनों आके चिपक जाते हैं। तो ऐसे इसमें होता है मेरे प्यारे साथियों। तो भाई दोनों आवेश पॉजिटिव है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। भाई दोनों आवेश हैं जो Q1 और Q2, इन दोनों के कुछ बीच की दूरी भी होगी। मैंने अपनी ओर से इन दोनों के बीच की दूरी मान ली मेरे भैया r। मैंने इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मान ली, r। अब एक कुलाम, देखो कुलाम का नियम क्या था। कुलाम का नियम था, कुलाम एक वैज्ञानिक का नाम है, कभी आप समझो कि कुलाम का कुछ नियम दिया था, नहीं, ये कुलाम एक वैज्ञानिक का नाम था। तो एक वैज्ञानिक नहीं, देखो अब तो यहाँ दिमाग कौन लगा रहा है, हम लगा रहे, पर हमसे भी पहले जो दिमाग लगाया था वो लगाया था कुलाम नाम के वैज्ञानिक ने। तो इन्होंने क्या करा था भाई, दो आवेश लिए थे Q1 Q2, दोनों विपरीत आवेश नहीं थे, दोनों प्रतिकर्षित कर रहे थे, मतलब दोनों धनात्मक आवेश थे, दोनों के बीच की दूरी r थी, यो इन्होंने माना था। अब इन्होंने क्या था, अब इन्होंने कब करा था, सबसे पहले मैं आपको यो बता दूं कि आखिरकार इन्होंने यो नियम करा कब था। तो सन 1785 ईस्वी में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, कि जो कुलाम नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने सन 1785 ईस्वी में करा था अपना ये प्रयोग। इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा क्या देखा भैया, कि ये जो कुलाम का नियम था, ये जो दोनों आवेश थे भाई, जब ये दूसरे से भाई r दूरी पर रखे हैं तो इनके मध्य यार थोड़ा बहुत बल तो लग रहा होगा। इन्होंने अपनी तरफ से ऐसे सोच लिया यार कि भाई जब ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो भाई इनके मध्य कोई बल लग रहा होगा। और भैया उससे भी पहले हमें एक ना बता देता था कि भाई बल को F से दर्शाते। तो इन्होंने क्या बताया कि भाई जो आवेश Q1 और Q2 इनके मध्य एक बल लग रहा होगा, तो मध्य बल लग रहा होगा। तो इन्होंने भैया क्या कर दिया कि जो F होगा, इन जो बल लग रहा है इन दोनों आवेशों के मध्य, वो प्रोपोर्शनल होगा हमारे Q1 और Q2 के, मतलब अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होगा Q1 Q2 के। और इन्होंने कहा कि भैया इसे हम समीकरण 1 मानेंगे क्योंकि हमारा 1 था फेवरेट नंबर। चलो भैया इन्होंने मान लिया। अब इन्होंने सोचा यार जब भाई बल हमारा इन दोनों आवेशों के मध्य लग रहा है तो भाई ये दूरी भी के भाई दूरी के भी मध्य लगना चाहिए। पर इन्होंने अब क्या क्या सोचा, भाई अगर मैं यहाँ समानुपाती लगा रहा हूँ, गुलाम नाम के वैज्ञानिक का वो बता रहा मैं दिमाग, भाई इन्होंने सोचा कि भाई अगर मैं यहाँ समानुपाती लगा रहा हूँ तो मैं इसका ही ठीक अपोजिट लगाऊंगा, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती लगाऊंगा, और वो भी इस दूरी, देखो यहाँ तो दूरी खाली एक है और आवेश हो रहे थे दो, भाई यहाँ आवेश हो रहे थे दो तो ये समानुपाती हो रहे थे, पर यहाँ तो दूरी केवल r थी। इन्होंने सोचा इस r को मैं इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर देता हूँ, तो भैया इन्होंने कर, और इसको इन्होंने फेवरेट नंबर को कहा दो। भैया इन्होंने दोनों को फेवरेट नंबर कहा। तो अब इसकी हम थोड़ी सी परिभाषा बता देते। देखो क्या होता कि कुलाम नाम के वैज्ञानिक थे, और कुलाम नाम के भैया वैज्ञानिक ने इनका, अब मैं टोटल ब्यौरा आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। क्या होता है कि डॉक्टर सर कुलाम, या इनका पूरा नाम अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं, इनका पूरा नाम था सर डे ऑगस्टिन सर कुलाम। इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा सन 1785 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया था, और उस नियम को ही कहा जाता है इनके कुलाम का नियम, क्योंकि वैज्ञानिक का नियम था। इस नियम के अनुसार क्या था कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो इन्होंने बताया था कुलाम के नियम। मैं आपको एक बार और डेफिनेशन बोल रहा हूं, अगर आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हो, अगर आप यहां समझना चाहे तो आप यहां समझ भी सकते हो। क्या था कि सर डे ऑगस्टिन कुलाम ने सन 1785 ईस्वी में अपने प्रयोगों द्वारा एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कुलाम का नियम कहते हैं। क्या? सर डे ऑगस्टिन कुलाम ने सन 1785 ईस्वी में अपने प्रयोगों द्वारा एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कुलाम का नियम कहते हैं। और कुलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/, में कंडीशन, व्युत्क्रम का मतलब, और समानुपाती का होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक दोस्तों, तो उसके समानुपाती होता है। आपको पता चलेगा नहीं पता चलेगा कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात
एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर हम यहाँ से समीकरण समीकरण अगर मेरे प्यारे साथियों 2 से देखते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर हम देखते हैं तो भाई डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके किसके Q1 Q2 अपॉन किसके मेरे प्यारे साथियों r² के। हम यहाँ से डायरेक्ट समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर क्या कह सकते हैं कि भाई जो एफ प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। अब अगर दोस्तों देखो कभी भी अगर ये ऐसा तुम्हें टेढ़ा चिन्ह दिख जाता, मतलब प्रोपोर्शनल का चिन्ह कभी भी अगर आपको देखता है तो यहाँ इसको हटाकर हमें बराबर का निशान लगाना होता है। और जब हम बराबर का निशान लगाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक तो आता ही आता है। तो मान लो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ हमने इसके प्रोपोर्शनल का निशान हटा के चिन्ह लगा दिया बराबर, और जैसे ही हमने मेरे प्यारे साथियों हमने बराबर का चिन्ह लगाया तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है के, और के यहाँ आ गया और ये Q1 Q2 और बटा r² यहाँ ऐसे। अब यहाँ देखो, अगर आप थोड़ी सी गौर करोगे, अगर आप मेरे प्यारे साथियों थोड़ी सी गौर करोगे, अब इसमें जो ये के होता के, इसमें जो के होता यो होता है एक नियतांक मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो ये के होता है वो होता है एक नियतांक, और इस के का मान कितना होता है जल्दी से बता दो गाइस, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बराबर भी होता है किसके 9 गुणा 10 की पावर 9 के। ध्यान रखना इस के का मान जो होता है वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या बराबर होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 के। अगर मेरे प्यारे साथियों इस के का मान अगर मैं यहाँ पुट करना चाहूँ तो आप देखो क्या कह सकते हो कि भाई एफ जो वो बराबर के का मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो Q1 Q2 और बट्टा में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों r²। सिंपल है, यही होता है आपका कूलॉम का नियम, यही होता है इसका सूत्र, और इस कूलॉम के नियम को हम बोलते हैं, और इस सूत्र को भी हम बोलते हैं कूलॉम बल। बहुत सी जगह लिखा जाता है कूलॉम बल किसे कहते हैं, या कूलॉम का नियम किसे कहते हैं, कूलॉम का नियम किसे कहते हैं, तो हमेशा यही डेफिनेशन आपकी, यही सूत्र आपका काम आता है। ध्यान रखना, बहुत बार कूलॉम बल बना है तो बहुत से बच्चे कहते हैं भाई ये कूलॉम बल क्या हो जाता है। ऐसे हमें भैया जब हम मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे थे, मैथमेटिक्स का एक चैप्टर नंबर 10 था, सदिश के नाम दिखा था, तो उसमें शायद कूलॉम बल आ गया, कूलॉम बल एक कैसी राशि, तो शायद हमारा ऐसा प्रश्न था। तो ध्यान रखा करो मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा इसको हम कूलॉम बल भी कह सकते हैं। अगर आप यहाँ गौर करोगे भाई इसमें ये जो क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो अगर मैं आपको बताऊं देखो एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये जो इसको बोलता हूँ इसे तो खाली एप्सिलॉन, और ये जो जीरो सा लगाओ इसको बोलता है नॉट, तो इस पूरे को मिलाकर नाम दे देता है एप्सिलॉन नॉट। और इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये होता है मेरे प्यारे साथियों निर्वात की स्थिर विद्युतशीलता। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, निर्वात की स्थिर विद्युतशीलता। ये क्या होती है भैया, निर्वात की स्थिर विद्युतशीलता, स्थिर विद्युतशीलता। और ये जो देखो एप्सिलॉन नॉट होते हैं ना, इसका मान भी होता है अपना कितना 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, कितना होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 जो होता है इस एप्सिलॉन नॉट का खाली मान होता है। और क्या भाई यहाँ से आपसे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी पूछ सकता है, तो मैं आपको यहाँ करा देता हूँ इसके, यहाँ समझते रहना मेरे प्यारे साथ। तो कूलॉम का नियम चल ही गया था। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का थोड़ा सा केस और देख लेते हैं। भाई कूलॉम का नियम क्या था कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हम ना आखिरकार समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाकर हमारा जो सूत्र आ गया वो F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r² आ गया। अब यहाँ से हमने क्या पढ़ा कि भाई इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये होता है निर्वात की स्थिर विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 19। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट हेडिंग क्या डाल लेना भाई, जो एप्सिलॉन नॉट होता है यो, इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक
जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको फिर से बता दूं, जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब साइलेंस नोट का मात्रक तथा बीमा, मात्रक तथा बीमा। अब साइलेंस नोट का मात्रक तथा बीमा, अब यहाँ गौर करोगे मेरे प्यारे साथियों। भाई आपने अभी कूलाम बल से क्या समझा है कि भाई F बराबर होता है 1/4 ऑफ साइलेंस नोट Q1 Q2 वाई आर स्क्वायर। यो भैया आपने अभी समझा है नहीं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ गौर, अगर मैं यहाँ क्या करूँ, देखो इस ऑफ साइलेंस नोट को तो मैं ले जाऊँ यहाँ पर और इस F को ले मैं यहाँ पर, तो ऑफ साइलेंस नोट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 और इस ऑफ साइलेंस नोट की जगह क्या आ जाएगा F हो जाएगा और ये भैया Q1 Q2 और वाई आर स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों ऐसे बताओ। अब देखो इसका हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा। तो देखो इसका अगर आप मात्रक लिखना चाहो, मात्रक, तो देखो मात्रक क्या इस प्रकार लिखेंगे, ऊपर Q1 Q2 है। अब Q क्या है, आवेश। भाई Q तो इसमें आवेश है, जल्दी से बता दो प्यारे साथियों, समझ में आ गया। तो इसमें भैया Q और Q1 क्या है, भाई आवेश है। तो आवेश का मात्रक कितना होता है, कूलाम, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा कूलाम। अब आवेश इसमें मेरे प्यारे साथियों 2 है, 1 और 1 2, तो कूलाम का कितना हो जाएगा वर्ग बटा नीचे कितना है, बल है। बल का मात्रक हमने पढ़ा था कितना होता है, न्यूटन, तो हो जाएगा न्यूटन, कितना न्यूटन, और गुणा में है आर स्क्वायर। तो न्यूटन और आर को बोलते हैं मीटर, मतलब दूरी, तो मीटर का वर्ग है तो मीटर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। या भैया हम इसे क्या कह सकते हैं, कूलाम स्क्वायर पर, इस बटे को बोलते हैं हम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितना भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसका मात्रक जो वो निकालना आ चुका होगा कि कैसे कैसे किसी भी चीज़ का अगर हम मात्रक निकालते हैं ना, कभी भी आपको किसी भी चीज़ का मात्रक निकालना तो आप निकाल सकते हो। और यहाँ से अगर आपने सोचा कि भाई आप साइलेंस नोट का मात्रक बीमा तो पढ़ ली, पर अगर आप साइलेंस नोट की बीमा क्या होगी, तो आप कह सकते हो आप साइलेंस नोट की बीमा क्या होगी, इसको तो आप क्या मान लोगे, कोस्टेंट, इसको तो ये पूरे को कोस्टेंट, तो कह दियो कि आप साइलेंस नोट की बीमा क्या होती है। आप साइलेंस नोट की जो डेफिनेशन वो क्या होगी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, सेम टू सेम कूलाम का नियम की परिभाषा ही इसकी भी क्या हो जाएगी, परिभाषा कहलाएगी। अब यहाँ देखो इसकी बीमा निकाल रहे, तो इस सूत्र को मैं एक बार फिर से यहाँ को लिख लेता हूँ। मेरे प्यारे साथियों सूत्र क्या था, 1/4 Q1 Q2 और बटा कितना था आर स्क्वायर, यही आया था सूत्र 1/4 और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि भाई जो 1/4 ये तो कोस्टेंट है, तो बटे यो जो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपको F दिख रहा, F, इस F होता है बल, और इसकी बीमा पढ़ते हैं हम MLT-2 जो कि क्लास 11th में पढ़ेंगे। गुणा जो Q1 Q2 आवेश है, और आवेश की बीमा मैंने अभी आपको कमेंट सेक्शन में कहा था कितनी होते हैं 80, तो इस वाले की भी बीमा 80 और साथ ही इस वाले की भी बीमा 80 बटा R है, R दूरी को दर्शाया था हमने L से, तो आर स्क्वायर है, तो इसकी बीमा आर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर। अब यहाँ देखो L2 बोलते हैं इसको, वैसे तो भाई ए एक 2 बार है ऊपर, तो ए भी कितना हो जाएगा 2, टी 1 और 1 2 बार है, तो यहाँ भी टी कितना हो जाएगा 2 बटा, यहाँ देखो गौर करो एम तो यही है एम, एल 1 यूर है 2 यूर है, तो एल कितने हो जाएंगे 3, टी खाली है कितना -2। अब यहाँ मेरे प्यारे साथियों बस गौर कर दो, अब यहाँ से देख लो कि भाई अगर हम अपसाइलेंस नोट की बीमा निकाल लें, तो यो ए स्क्वायर ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, यो टी स्क्वायर ऐसे ही, और इन यो एम प्लस का ऊपर लेके जाएंगे तो एम किया आप हो जाएगा इनवर्स में, एल प्लस का ऊपर लेके जाएंगे तो एल भी किसका हो जाएगा इनवर्स में, टी माइनस का ऊपर जाके हो जाएगा टी पॉजिटिव, टी पॉजिटिव। अब यहाँ देखो, तो अपसाइलेंस नोट पहले हमने m को लिख लिया m-1, फिर हमने l को लिख लिया l-3, t 2 यूरिया तो t 2 और 2 कितना हो गया 4, फिर कितना है A2। मेरे प्यारे साथियों अब बताओ अपसाइलेंस नोट की बीमा क्या आपको निकालनी आ गई क्या, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दो, क्या आपको अपसाइलेंस नोट की बीमा निकालनी आ गई या नहीं आई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जितना भी कंसेप्ट अभी तक आपको सिखाया वो आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। बताओ
बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको यह कंसेप्ट जितना भी है निकालना आ चुका है या नहीं? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मेरे प्यारे साथियों कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिख कर बताओ, क्या आपको इतना कंसेप्ट जो भी आपको सिखाया वो निकालना आ चुका है या नहीं? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था कुलाम का नियम से संबंधित था, अब साइलेंस नोट के बारे में हमारा अध्ययन करना था, तो हमने आज पूरा अध्ययन कर लिया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो होगा कुलाम के नियम का सदिश स्वरूप। अब इस पे आधारित मैं आपको एक और पॉइंट और सिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और उस पॉइंट को करने के बाद हम आज की क्लास का समापन करेंगे। दोस्तों वो पॉइंट क्या है कि कुलाम के नियम की देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जो निर्भरता होती है ना, वे मैं आपको यहाँ को बता देता हूँ, और एक और हम निकाल लेंगे, एक और डेफिनेशन से हम एक और चीज़ निकाल लेंगे, उसे और निकाल कर आज की क्लास का समापन किया जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे कुलाम का भाई हम नियम पढ़ रहे थे, इसकी कुछ निर्भरता होती है। तो क्या होता है कि यो भाई जो कुलाम का नियम होता है वो नाभिकीय दूरी पर लागू नहीं होता है। कुलाम का नियम जो होता है वो प्यारे साथियों किस पर, नाभिकीय दूरी पर निर्भर नहीं होता है। ध्यान रखना कि कुलाम का नियम नाभिकीय दूरी पर निर्भर नहीं करता है, नाभिकीय दूरी पर निर्भर नहीं करता है। कुलाम का नियम नाभिकीय दूरी पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है। अब एक नाभिकीय दूरी कितनी होती है, शायद कितनी होती है, 10 की पावर 15, यानी कि मेरे प्यारे साथियों 1 फर्मी होती है। सही है, 10 की पावर 15 को तो 1 फर्मी बोलते हैं। तो ये और नेक्स्ट क्या होता है कि जो कुलाम्ब का नियम होता है वो 10 की पावर -15, जो कुलाम्ब का नियम होता है वो 10 की पावर 15 मीटर की दूरी से ज्यादा पर ही काम करता है। अगर किसी भी चालक की किसी भी आवेश के बीच की दूरी अगर 10 की पावर -15 से अधिक है तो जो कुलाम्ब का नियम होगा वो क्या करेगा, काम करेगा, अन्यथा करेगा या फिर अन्यथा नहीं करने का। अगर इससे कम हुई तो वो काम नहीं करने का, अगर इससे ज्यादा हुई तो काम करेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये 2 पॉइंट भी अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई ये जो कुलाम्ब का नियम होता है ये केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। ये जो कुलाम्ब का नियम होता है केवल किस पर, बिंदु आवेश पर लागू होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुलाम्ब का जो नियम होता है वो नाभिकीय दूरी पर निर्भर नहीं करता है। यह है जो 10 की पावर -15 दूरी से ऊपर ही काम करता है, और यह केवल बिंदु आवेश के लिए क्या होता है, यह केवल बिंदु आवेश के लिए क्या होता है, बिंदु आवेश के लिए क्या होता है, के लिए लागू होता है। मेरे प्यारे साथियों बिंदु आवेश के लिए क्या होता है, लागू होता है। जल्दी से बता दो आपको जितना कंसेप्ट आपको सिखाया क्या समझ में आ रहा है। और जो कुलाम्ब बल होता है, जो कुलाम्ब बल होता है यह एक संरक्षी बल भी होता है। मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा रहा हूं, नोट करो अपनी कॉपी में। जो कुलाम्ब बल होता है यह एक संरक्षी बल भी होता है। क्या होता है, संरक्षी बल होता है। भैया कुलाम्ब बल एक संरक्षी बल भी होता है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया जो कुलाम्ब बल होता है यह एक संरक्षी बल भी होता है, संरक्षी बल होता है। कुलाम्ब का बल क्या होता है, एक संरक्षी बल होता है। और नेक्स्ट क्या है भैया कि इसकी दिशा आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। भाई अगर देखो एक आवेश यहाँ Q1 और इधर आवेश Q2, तो इन दोनों के बीच की दूरी के अनुदिश ही, इन दोनों के बीच की दूरी की जो रेखा है इसके अनुदिश ही क्या होती है, इसकी क्या होती है, जल्दी से बता दे दोस्तों, क्या होती है, इसकी दिशा होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जितना भी बताया, क्या एक बार और बता दूं क्या इससे, चलो भैया कि इसकी जो दिशा होती है किसकी, कुलाम्ब बल की, जो भैया एफ की, कुलाम्ब बल में तो एफ की जो दिशा होती है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है, दोनों आवेशों के बीच की जो रेखा होती है उसके अनुदिश होती है किसकी, कुलाम्ब बल की दिशा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यो भी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक और करा देता हूं, और वो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए होने वाला है इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों उससे रिलेटेड प्रश्न जो है अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों उसे भी हम करा देते हैं आज। भैया वो टॉपिक क्या है, मैं आपको टॉपिक इस पेज पर सिखाऊंगा। वो
मेरे प्यारे साथियों वो टॉपिक आपको कहीं कॉपी वगैरह में नहीं मिलेगा, पर इम्पोर्टेंट था इसलिए मुझे आपको कराना चाहिए। तो उस टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है, कभी भी टॉपिक इससे डाल कि आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा पराविद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा आपेक्षित विद्युतशीलता तथा पराविद्युतांक। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? आपेक्षित विद्युतशीलता तथा पराविद्युतांक, यो हमारा टॉपिक है। इसके मध्य संबंध आता है हमारा अपेक्षित विद्युतशीलता तथा पराविद्युतांक के मध्य संबंध। के मध्य संबंध जरा लिख लियो, के मध्य संबंध, के मध्य संबंध, यो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे आपके एग्जाम में या तो डायरेक्टली आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे या इसका आपसे डायरेक्ट सोल्यूशन भी मांगेगा। तो अब देखो क्या होता है, सेम टू सेम है तो कूलॉम का नियम ही। देखो क्या कि जैसे मान लो अभी आपने पढ़ा कि भाई दो आवेश है, भाई दो आवेश है। अब जैसे यो Q2 आवेश है और इधर हमारा मान लो Q1 आवेश है, यो Q1 आवेश है और यो क्या हमारा Q2 आवेश है। अब इन दोनों आवेशों को मान लो मैंने किसी रख दिया माध्यम में। माध्यम आप कुछ भी ले सकते हो, तेल पानी कुछ भी ले सकते हो, निर्वात में कहीं भी रख दो मैंने, इसका मतलब है कि माध्यम में रख दो। भाई दोनों आवेश है, इनको मैंने क्या रख दिया? माध्यम में रख दिया। इन दोनों के बीच की दूरी भी सेम टू सेम मैंने कितनी मान ली? r। अब इनके मध्य जो बल कार्य करेगा वो होगा Fm, m से दर्शाएगा ये माध्यम को। तो भैया किसी भाई हमने दो आवेश है और उनके बीच की दूरी r है और इन दोनों आवेशों को हमने किसी माध्यम में रखना है। माध्यम आप कुछ भी ले सकते हो, जल तेल हवा पानी जो भी, दूध चाय मक्खन कुछ। अब जब हमने इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखा तब इन पर बल कार्य करा सेम टू सेम कूलॉम बल, इन पर सेम टू सेम कूलॉम बल कार्य करा। जब इन पर दोनों पर कूलॉम बल कार्य करा माध्यम में रखने पर, तो कूलॉम बल से इनका सूत्र क्या हो जाए? Fm बराबर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन m हो जाएगा। अब यहाँ एप्सिलॉन नोट नहीं होने का मेरे प्यारे गाइस, क्या एप्सिलॉन m हो जाएगा क्योंकि ये माध्यम का काम कर रहा। और कितना? Q1 Q2 बटा कितना हो जाएगा? r²। और नोट पॉइंट में मैंने गाइस ध्यान नहीं रहा, मैं अभी लिखवा दूंगा आगे। तो इसको हम क्या करेंगे? समीकरण 1 मानेंगे। जब हमने इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखा तब इनके मध्य बल Fm कार्य करा और कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन m हो गया Q1 Q2 बाई r²। अब मैंने क्या करा? इन माध्यम में से इन्हें निकाल दिया बाहर, दोनों आवेशों को मैंने माध्यम से निकाल दिया बाहर और भैया इन्हें बाहर रख दिया। मैंने कह दिया भैया खेलो कूदो मौज लो। भाई दोनों माध्यम से इन्हें दोनों आवेशों को मैंने माध्यम से रख दिया बाहर। बाहर जैसे मैंने इन्हें दोनों माध्यम से रखा तो इनके मध्य क्या होया? भाई बल तो तब भी लगा होगा, बीच की दूरी तो इनके r होगी। अब इनके मध्य में मान लिया बल लग रहा है F0, तब इनमें कूलॉम बल से कितना हो जाए? F0 बराबर कितना हो जाए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा और ये कितना हो जाए? Q1 Q2 बटा r²। कब? जब हमने इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में नहीं रखा। अब ये भैया अपनी जगह फिक्स रख दिया हमने कहीं। भाई अब तो इन्होंने क्या जब अब तो हमने इन्हें छोड़ दी थी कहीं जाकर अपना कुछ भी करो। भाई अब हम माध्यम में नहीं रख रहे तुम्हें, तो भैया माध्यम में नहीं रख रहा तो यू बंद करो। अब यहाँ देखो यो समीकरण 1 बनी, यो समीकरण 2 बनी। अगर मैंने क्या करा कि समीकरण 2 का समीकरण 2 में समीकरण 1 का मैंने क्या कर दिया? भाग लगा दिया। तो समीकरण 2 क्या है भैया? F0 क्या है मेरे प्यारे साथियों? F0 इक्वल टू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हो गया और Q1 Q2 बाई r²। और इसमें भाग लगाना है किसका? Fm। भैया चलो कोई बात नहीं, इसे हटा दो क्योंकि यो भाई बीच में तो बराबर का चिन्ह आ गया नहीं, सही है। और इसमें भाई Fm क्योंकि Fm का लगा रहे और कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन m हो जाएगा। और ये तो Q1 Q2
बाई आर स्क्वायर, तो यो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से Q1 बाई Q2 आर स्क्वायर कट जाता है, 4 पाई से यो 4 पाई कट जाता है। मेरे प्यारे साथियों अगर आप यहाँ गौर करोगे तो इधर तो अपसाइलेंस वो एफ नोट बचा, बटा इधर खाली एफ एम बचा, और बराबर कितना 1 अपॉन अपसाइलेंस नोट खाली बचा, ये तो सब कट गए, और ऐसे ही बटा 1 अपॉन में मेरे भाइयों कितना बचा, 1 अपॉन में कितना बचा, 1 सॉरी ये तो लगा दिया, अपॉन में कितना बचा, अपसाइलेंस एम बचा। अब यू जाएगा कूद कर ऊपर, यू जाएगा कूद कर इसके साथ, दोनों की मल्टीप्लाई मतलब गुणा, तो एफ नोट बटा एफ एम, और बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कितना हो जाएगा भाई। अपसाइलेंस नोट ऊपर पहुंच जाएगा और अपसाइलेंस एम सॉरी अपसाइलेंस नोट ऊपर पहुंच जाएगा। अपसाइलेंस एम की गुणा 1 से होगी तो अपसाइलेंस एम बटा 1 की गुणा अपसाइलेंस नोट से होगी तो ये कितना मिलेगा, अपसाइलेंस नोट। दोस्तों इन दोनों के मध्य क्या आ गया संबंध, यू कितना आ गया, एफ नोट बटा एफ एम बराबर अपसाइलेंस एम बटा अपसाइलेंस नोट। और मैं आपको बताऊं कि भैया, अगर मैं आपको बताऊं कि भैया जो अपसाइलेंस नोट बटा अपसाइलेंस एफ होता है, एम होता है, जो बराबर जो अपसाइलेंस एम बटा अपसाइलेंस नोट के जो बराबर मेरे प्यारे साथियों अपसाइलेंस आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मुझे जल्दी से फटाक से बता दो, अपसाइलेंस आर के बराबर होता है। इनके मध्य कई बार आपसे न्यूमेरिकल पूछे गए, अंकित प्रश्न पूछे गए, तो जैसे चैप्टर का हम समापन करेंगे तो उनके बाद हम एक न्यूमेरिकल की जो वो वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको सब पॉइंट से रिलेटिव न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। अब दोस्तों आप क्या सोच रहे होंगे कि भाई ये अपसाइलेंस आर क्या है। मेरे प्यारे साथियों अगर मैं इसको बताऊं तो ये होती है आपकी अपेक्षित विद्युतशीलता। क्या होती है, अपेक्षित विद्युतशीलता, यो ही होता है भैया आपका अपेक्षित विद्युतशीलता, या जिसे भैया आप कहते हो पराविद्युतांक, जिसे कहते हैं क्या बोलते हैं सब, पराविद्युतांक, जिसे बोलते हैं पराविद्युतांक, तो यही होता है। तो इसे आप के मध्य संबंध को काट दो भाई, इतने रहने दो, अगर हेडिंग इतने रहने दोगे इतने सही है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको यह जरूर गौर देनी कि अपसाइलेंस नोट आर क्या होता है, अपेक्षित विद्युतशीलता पराविद्युतांक, ये तीनों बराबर होते हैं। इस कंसेप्ट को अगर आप सीख गए तो आप ये सोच लो आपने फिजिक्स में महामैराथन हासिल कर ली। तो उम्मीद कर लूँ दोस्तों आपको जितना भी आज कंसेप्ट सिखाया है तो वो आप सभी के अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं जितना भी कंसेप्ट आपको सिखाया सब वो आपको मक्खन तरीके से समझ आ चुका होगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो कलाम के सदिश स्वरूप से रिलेटिव होगी, और उसके बाद हम विद्युत क्षेत्र वगैरह को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, जरा सा भी टॉपिक अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें, और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो अवश्य कर दें। ठीक दोस्तों, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक।